दोस्तों नेपाल में सारे समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं। हाल की बात करें दोस्तों तो एक न्यूज सामने आ रहा है जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो नेपाल में 16 साल पहले जहां से मोनार्की को हटाया गया था, अब उसी को वापस लाने के लिए लोग सड़क पर आ रहे हैं। सड़क पे आकर लोग नारे लगा रहे हैं, किंग कम बैक, सेव द कंट्री। दोस्तों यहाँ पे ये सब अगर आपको देखने मिल रहा है, वहीं पर कुछ ऐसे भी रिपोर्ट आ रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार के जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें कुछ लोगों का कहना है कि इसमें बीजेपी का हाथ है। कहने वाला भी और कोई नहीं दोस्तों, यूएस की एक संस्था है जो ये बात कह रही है, और जाहिर सी बात है लेफ्टिस्ट मीडिया हैंडल्स भी इसको चला रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर आप देखें तो ये हमें समझना होगा कि आखिरकार नेपाल में क्या बदला है, लोग क्यों सड़क पर आकर वापस मोनार्की को रिस्टोर करना चाह रहे हैं, क्यों हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। दोस्तों ये जब सब कुछ हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पे हमको और भी जो अभी नई समीकरण हुई है उसके संदर्भ में समझना होगा। दोस्तों क्या हुआ है आपको मालूम होगा, कुछ वक्त पहले तक नेपाल में जो सरकार थी वो प्रो इंडिया टिल्ट रखती थी। उसमें अगर आप देखें तो नेपाली कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग में, पावर शेयरिंग में उसका भी हाथ था। लेकिन फिर क्या होता है, जो दो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं नेपाल की, उनमें समीकरण कुछ बदलता है और वो लोग आपस में अलायंस बना लेते हैं और नेपाली कांग्रेस को बाहर कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो दहल और ओली, इन दोनों के ही, ये दोनों ही हाथ मिलाते हैं और कहा जाता है ये चाइना की ब्लेसिंग से हुआ है। और इस प्रकार से अगर आप देखें तो नेपाल में एक बार फिर जो रस्साकशी हमेशा चलती रहती है भारत और चीन के बीच में, एक बार फिर नेपाल को चीन की ओर शिफ्ट हो गया है। दोस्तों ये यहाँ पे आए दिन चल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों ये सारी बातों को हम देख रहे हैं तो हमको एक जियोपॉलिटिकल लेंस से भी इसको समझना होगा। यदि इस प्रकार का मूवमेंट होता है, नेपाल यदि हिंदू राष्ट्र बनता है, मोनार्की वापस आती है, तो क्या इसके पीछे भारत का कोई बड़ा गेम चल रहा है? तो वो क्या गेम हो सकता है, उस पर भी आइए आज के इस वीडियो में प्रकाश डालते हैं। और इसके साथ ये वीडियो की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। भारत संवाद को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें इस प्रकार के जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए। तो दोस्तों हुआ क्या है, किंग ज्ञानेंद्र शाह, दोस्तों 16 साल पहले की बात है जब इनको गद्दी से हटाया गया था। नेपाल में भयानक प्रोटेस्ट होता है और उसके बाद ये गद्दी छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों 16 साल बाद लोगों को लग रहा है मानो उनसे जैसे कोई गलती हो गई। वहां पे एक नया डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है जिसके अंतर्गत वो कह रहे हैं कि किंग ज्ञानेंद्र शाह को वापस पुनः गद्दी में स्थापित कराया जाए। इस प्रकार से हजारों की संख्या में लोग सड़क पर आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, साथ साथ नारे ये भी लग रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र वापस नेपाल को बनाया जाए, जो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन है वो हिंदुइज्म हो नेपाल का वापस से, और किंग वापस आए। दोस्तों यहाँ पे जो नारे हैं कुछ इस प्रकार हैं, कम बैक किंग, सेव द कंट्री, लॉन्ग लिव आवर बिलोवेड किंग, वी वांट अ मोनार्की, हमको राजतंत्र वापस चाहिए। दोस्तों यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी है, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी अगर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं प्रो रॉयलिस्ट है। वो अगर आप देखें तो जो रॉयल, जहाँ पे जो राजपाट चल रहा था, जो राजतंत्र चल रहा था, उसको लेकर वो सपोर्ट करती है, प्रो मोनार्की है, और वही इस प्रकार के प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज करती है। पर दोस्तों यहाँ पे ऐसा लग रहा है मानो जैसे जनमानस में कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट रूलिंग सरकार जो अब तक हो चुकी है, जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सरकारें रही हैं, उनसे लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा रोष है, डिसकंटेंटमेंट है। दोस्तों इसके कई कारण हैं। एक कारण तो दोस्तों कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज का फेलियर हुआ है। कई नेपालियों, जो नेपाली सिटीजन्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो रिपब्लिक बना राजतंत्र के बाद, जो प्रजातंत्र आया, रिपब्लिक जो बना, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ पे। हर रोज सरकारें बदल रही हैं, गिर रही हैं, इकोनॉमी का खस्ता हाल होते जा रहा है, करप्शन सातवें आसमान पर है। आम नेपाल के जनमानस को लगता है कि ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये बस और बस अपने पावर के लिए काम करते हैं, बस और बस अपने आप को गद्दी में बनाए रखने के लिए काम करते हैं। जो आम नागरिक हैं वो भाड़ में जाएं। दोस्तों ये आप देख भी सकते हैं, अभी वापस से क्या हुआ है, नेपाल के जो पीएम है पुष्प कमल दहल, उन्होंने ओली से हाथ मिला लिया। पिछले 15 महीनों में 3 बार वो गद्दी इधर से उधर, उधर से इधर कर चुके हैं। नेपाल का वही हालत है जो कुछ बिहार का हो गया है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है।
जो दहल हैं कभी ओली के साथ हाथ मिलाते हैं, कभी नेपाली कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी गद्दी बनाए रखते हैं। तो इससे लोगों को ये सब दिख रहा है कि आप आम जनमानस के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप तो साहब केवल और केवल अपनी शक्ति, अपनी गद्दी के लिए काम करते हैं। इसके सिवा अन्य कारण भी है दोस्तों, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। अभी शिवरात्रि की बात है, मेरे माता पिता नेपाल गए थे। शिवरात्रि में आपको मालूम ही है बहुत प्रसिद्ध मंदिर है नेपाल का पशुपतिनाथ, वहां पर गए थे और उन्होंने कहा कि वहां पे जो कीमतें हैं चीजों की वो सातवें आसमान पर है। मार्केट में जैसा मुझे बताया गया, जो पनीर की कीमत है वो अगर आप देखें तो 1200, 1400, 1600 रुपए किलो मिल रहा है। नेपाली 1600 रुपए यानी हमारे 1000 रुपए के बराबर है। तो इस प्रकार से मार्केट में चीज़ें महंगी हैं। वैसे ही फल भी हो गए, सब्जी भी हो गई, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो जो इन्फ्लेशन है उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी है और लोग कह रहे हैं कि ये सब पुअर गवर्नेंस को दर्शा रहा है। लोगों में एक नाराजगी है सिस्टम के खिलाफ। दोस्तों लाखों लोग, अभी रिसेंट की बात है नेपाल में हुआ यूं कि वहां पे जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी जिसमें लाखों लोगों ने अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट किया था, वो सब पॉलिटिशियंस चलाते थे और वो कंपनी डूब गई। जैसा कुछ शारदा स्कैम के बारे में भी कहा जाता है, कुछ वैसा ही वहां पे भी नेपाल में हुआ और लोग बिल्कुल नाराज हैं पॉलिटिशियन से कि आप इस प्रकार से जब रन कर रहे हैं कंपनीज को, लोगों को आप लूट रहे हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो वहाँ की जो हिंदू पॉपुलेशन है उनमें एक रिजेंटमेंट है, क्योंकि उनको लगता है कि जब से देश सेक्युलर बना तब से वहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए एक होड़ लगी हुई है। जब से हिंदू राष्ट्र हटा नेपाल, तब से क्रिश्चियंस और मुस्लिम इवेंजलिस्ट्स आ गए हैं जो कन्वर्ट करने आए हैं और वो गरीबी का फायदा उठाते हैं और लोगों को क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की ओर धकेल रहे हैं। वही दोस्तों यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन का ये भी कहना है कि देखिए जो किंग है उनका बड़ा मजबूत हिंदू कनेक्शन है। जो नेपाल की बात करें दोस्तों, वहाँ पे जो किंग होते हैं उनको विष्णु का रूप, भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। और तब से हिंदू पॉपुलेशन ये भी कह रही है कि जिस अनसेरेमोनियस तरीके से किंग को गद्दी से हटाया गया, तब से उनको ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान विष्णु का श्राप लगा है और इस प्रकार से जब तक पुनः किंग को ना गद्दी में बैठाया जाए तब तक नेपाल की जो हालत है वो ऐसी ही रहेगी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूँगा, हजारों लोग डिमॉन्स्ट्रेट करने सड़क पर आए थे। नवंबर 2023 की बात है, 10,000 लोग आ गए थे और वहाँ के जो सरकार है उनको लगा नहीं था कि इतनी ज़्यादा भीड़ खड़ी हो जाएगी। जैसे ही उनको ये पता चलता है तुरंत राइट पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, लाठी चार्ज होता है, टीयर गैस चलता है और फिर जाके लोग सड़क से बाहर, कहीं ना कहीं सड़क पे जो प्रोटेस्ट होता है वो बंद हो पाता है। दोस्तों वैसे ही अगर आप देखें तो ये सब प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने के पीछे एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी अगर आप देखें तो प्रो मोनार्की सपोर्टर्स के द्वारा बनाई गई है। वैसे तो इनके पास केवल 14 सीट है पार्लियामेंट में, जो कि केवल 5% है, लेकिन जो पावर ये कमांड करते हैं, नेपाल के एलिट्स का पावर है इनके पास, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हैं ये। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट सामने आया। उसमें ऐसा कहा गया कि ये जो आरपीपी है, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, जो कि हिंदू राष्ट्र की पुनः वापसी चाहती है, जो कि वापस चाहती है कि प्रजातंत्र के जगह आप अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आए, यानी जैसे यूके में है कुछ वैसे ही मोनार्की को वापस शक्ति दी जाए जो कि एक नॉमिनल हेड का काम करें। तो उस प्रकार का इनका जो सपना है जो ये लाना चाहते हैं, कहा जाता है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा कि इनको बीजेपी सपोर्ट करती है। अब दोस्तों आरपीपी ने तो कहा ये सब बेकार की बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात समझिए, आरपीपी वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बदलना चाहती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाना चाहती है। और नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन कोई बहुत ज़्यादा सैक्रोसैंक्ट नहीं है, पवित्र नहीं है, जिसको कभी भी ना बदला जाए। 1990 में कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको 2007 में हटाया गया, 2015 में पुनः कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आना बदलना आए दिन होता रहता है। तो एक वापस अपहीवल हो जाए, लोग सड़क पर आ जाएं, नया कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब दोस्तों यहाँ पे हम जियोपॉलिटिकल चश्मे से भी ये सब कुछ देखते हैं। आरपीपी को यदि बीजेपी सपोर्ट कर रही है तो वो किस प्रकार से, अगर आप देखें तो भारत जो चाहता है
कहीं ना कहीं भारत के हित का काम कर रही है, अगर वो ऐसा कर रही है वो बात अलग है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट खुद अगर आप देखें तो वहाँ से काफ़ी क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट हैं जो क्रिश्चियन कन्वर्जन को अंजाम देते हैं, उस प्रकार के एनजीओज को डायरेक्टली वो सपोर्ट करते हैं, और उनकी दाल गलनी बंद हो जाएगी नेपाल में यदि वो हिंदू राष्ट्र बन जाए, तो इसलिए इनको टारगेट भी किया जा रहा है। तो ये सब जानने के साथ साथ आइए अब इसको जियोपॉलिटिकल चश्मे से देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेपाल में कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज अगर आप देखें तो नेपाल में अक्सर सबसे ज़्यादा सीट उनके पास है, ये प्रो चाइना है। अभी रिसेंटली इनका अलायंस बना है ओली में और प्रचंड में, तो इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें चाइना की ही ब्लेसिंग्स है। तो दोस्तों यहाँ पे चाइना हमेशा एक मीडिएटर का काम करता है जो कम्युनिस्ट पार्टीज में फूट नहीं होने देना चाहता है। इंडिया प्रयास करता है दो कम्युनिस्ट पार्टीज में फूट पड़ जाए। अब यहाँ पे इंडिया की पकड़ रिलेटिवली कमजोर है, चाइना बहुत मजबूत है जहां तक बात है कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज की। लेकिन जो फॉर्मर किंग है नेपाल के, वो इंडिया से काफी करीबी रिश्ते रखते हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो वहां पे जो नेपाल में नेपाली कांग्रेस है वो भी प्रो इंडिया पॉलिसीज रखती हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, यदि फॉर्मर किंग ऑफ नेपाल पावर में आते हैं तो इंडिया के साथ रिश्ते मधुर होंगे और चाइना को जो सपोर्ट करने वाले ये सारे कम्युनिस्ट पार्टीज हैं वो बैकफुट पे चले जाएंगे। वैसे ही यदि नेपाल हिंदू राष्ट्र बनता है तो कहीं ना कहीं ये जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं जो भारत के साथ अपने संबंधों को तोड़ना चाह रहे हैं, जो कल्चरल कनेक्शन है वो खत्म करना चाह रहे हैं, उनके इन सारे प्लान पर पानी पड़ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि इस प्रकार की राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूत किया जाए। तो इंडिया के लिए यहाँ पे क्या प्लान है, किसकी शुरुआत हुई है, आइए थोड़ा सोचते हैं। ऐसा नहीं है मुझे किसी ने बताया है, मैं अपने सोच विचार से आपको ये बता रहा हूँ। देखिए, नेपाल में कम्युनिस्ट कैंप में एक तरफ ओली है जो कि रैपिडली प्रो चाइना है, दहल है जो कि अपॉर्चुनिस्ट है। दहल की बात करें जो अभी प्राइम मिनिस्टर है, कभी कम्युनिस्ट भाई ओली के साथ हाथ मिलाता है यदि चाइना से ज़्यादा डंडा पड़ता है, नहीं तो उससे हाथ छोड़ के जो नेपाली कांग्रेस है उससे हाथ मिला लेता है, वो अपॉर्चुनिस्ट आदमी है। इसको कहीं ना कहीं भारत भी टारगेट करता है। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक कैंप है जिसमें नेपाली कांग्रेस है जो प्रो इंडिया टिल्ट रखता है। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला स्टेप हमेशा यही होना चाहिए कि नेपाली कांग्रेस और दहल के बीच में क्या हो, एक अलायंस बनवा लिया जाए। अब तक वही हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टीज में भारत ने फूट करवाया था और दहल और नेपाली कांग्रेस में हाथ मिलवा दिया था और इनकी सरकार चल रही थी। लेकिन दहल तो अपॉर्चुनिस्ट है, अब वापस ओली के साथ हाथ मिला लिया है। तो अब यहाँ पर दोस्तों ये तो हमेशा पहला स्टेप होगा कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में डेमोक्रेटिक तरीके से ही भारत की जो अपॉर्चुनिटीज हैं जो उसको भारत भंजा ले, इस्तेमाल कर ले। अगला स्टेप क्या हो दोस्तों? जब ये इससे बात नहीं बनेगी तो ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट होता है। हमने देखा है कैसे यूरो मैदान रिवॉल्यूशन हुआ यूक्रेन में, अलग अलग जगह कलर्ड रिवॉल्यूशन हुआ। तो दोस्तों ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब दहल और ओली हाथ मिला ले, चाइना बहुत तेजी से इनके ऊपर दबाव बना के रहे कि नहीं आप लोगों की ही सरकार रहेगी, और उसमें कहीं ना कहीं नेपाल से ऐसी पॉलिसीज बनवाई जाए जो कि एंटी इंडिया हो और कहीं ना कहीं एंटी नेपाल भी होगी। क्योंकि अगर आप प्रो चाइना पॉलिसी बनाएंगे और एंटी इंडिया स्टैंड लेंगे तो आप नेपाल का भला तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि नेपाल और चाइना के बीच में आते हैं हिमालयाज जो कि मोर और लेस अनब्रीचेबल है आज की टेक्नोलॉजी से। तो आपको अगर अपने लोगों की खुशहाली चाहिए तो भारत से तो रिश्ते अच्छे रखने ही होंगे। तो अगर आप एंटी इंडिया पॉलिसी बनाते हैं तो आप एंटी नेपाल पॉलिसी भी बना रहे हैं। तो यदि नेपाल की सरकार उनके लोगों का बुरा कर रही है तो उस केस में हमें अगला प्रोसेस इन्वोक करना होगा, जिसमें क्या होगा, ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट, जिसमें किंग ज्ञानेंद्र हैं, उनको सपोर्ट करती है आरपीपी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, तो उसको सपोर्ट किया जाएगा। फिर क्या होगा, इससे ग्राउंड स्वेल होगा, लोगों में एक डिमांड उठे कि उनको हिंदू राष्ट्र चाहिए, लोगों में डिमांड हो कि उनको वापस किंग को बहाल करना है। जैसे ही आप हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेंगे, अपने आप ये कम्युनिस्ट जो कि एंटी हिंदू पॉलिसीज बनाते हैं, वो कम्युनिस्ट जो कि अगर आप देखें तो भारत से अपना कल्चरल कनेक्शन काटना चाहते हैं, उनकी रोटी गलनी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। ये एश्योर्ड टिकट होगा हमेशा के लिए नेपाल से चाइना को बाहर निकाल के फेंकने का, और नेपाल प्रो इंडिया हो, अपने आप प्रो नेपाल भी हो जाएगा।
तो दोस्तों ये पूरा प्लान है जो लग रहा है, भारत अब नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट भी हमको आए दिन देखने मिल रहा है। ऐसा नहीं कि भारत इसको पूर्ण रूप से बनवा रहा है, वो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। वहाँ पे ऑटोमेटिक लोगों में वो डिमांड है, और हाँ, उसमें अगर कुछ मदद चाहिए तो भारत को अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा जियोपॉलिटिकल एनालिसिस जो नेपाल में हो रहा है। किंग ज्ञानेंद्र हैं, कहीं ना कहीं इनको जो पब्लिक एंगेजमेंट अगर आप देखें, वैसे तो अपने आप को ये पब्लिक में ज़्यादा आने नहीं दे रहे थे, लेकिन ऑफ लेट अब पब्लिक में आने लगे हैं और बहुत बड़ा पब्लिक सपोर्ट इनको मिल रहा है। तो अब ये एक तुरुप का इक्का हो सकते हैं नेपाल के जियोपॉलिटिक्स में भारत और चीन के बीच में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके सिवा आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चाहें तो हमें आर्थिक रूप से सहायता भी कर सकते हैं। ये QR कोड है जिसको आप स्कैन कर सकते हैं। अगर आप विदेश में हैं तो पेपैल के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। पर इस वक्त सबसे बड़ा सपोर्ट है आपके सब्सक्राइब बटन को दबाना और बेल आइकन को दबाना। आपको और एक वीडियो दिख रहा होगा, इसको भी अवश्य देखिएगा, काफ़ी कुछ जानने, सीखने, समझने आपको मिलेगा।